हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज हम करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉलेज एंड करिकुलम का। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी है इसके बारे में आपको बताऊंगी। इससे पहले हम ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के प्रकार, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको रीड करना शुरू करेंगे और एक एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इनका फ्लो चार्ट, ठीक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। ठीक है, कुल 5 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अंदर कौन कौन सी और विधियाँ आती हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको दे देती हूँ, ताकि जब मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी, लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से, तो आपको जल्दी से समझ में आए। तो हम 5 तरह की विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंद्रिय अनुभव के द्वारा, तर्क बुद्धि वाली कौन कौन सी विधियां हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अंतःप्रज्ञा क्या है, आप्तवचन और अधिकारी क्या है, एकाग्रता और ध्यान विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि क्या है और समस्या समाधान विधि क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जब आप इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसमें 4 विधियाँ आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये फ्लो चार्ट की तरह बनाकर आपके सामने दिखा रही हूँ। इसके अंदर पहली विधि आएगी आपकी अवलोकन विधि, फिर एक करके सीखना विधि, अनुभव से सीखना विधि और दृश्य सामग्री। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लिख देंगे इंद्रिया अनुभव के द्वारा जब आप सीखते हैं। तर्क बुद्धि में आपकी आ जाएगी आगमन विधि, निगमन विधि। अब आपको क्लियर हुआ? मैं आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए एक बार फिर से दिखा देती हूँ धीरे धीरे। इन विधियों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, करते हैं आज का वीडियो शुरू। क्वेश्चन की फॉर्म में आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि हैं, विवेचना कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, डिस्कस। तो इसमें ब्रीफ में थोड़ा सा कुछ लिखा है, इसको रीड करेंगे, समझेंगे। मानव प्रकृति से ही जिज्ञासाशील है, जिसके कारण वह आसपास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। ठीक है, आप भी मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं। आपको पता है कि हम सभी का जो नेचर है वो कैसा है, जिज्ञासाशील है। हम हर एक चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं और अधिक जानना चाहते हैं चीज़ों के बारे में। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि मनुष्य क्या है, जिज्ञासाशील है और आसपास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। और ये तो केवल आरंभ है, समय के साथ साथ उसके ज्ञान का विकास होता है, तो वह ज्ञान और प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। वैसे भी आज का युग विज्ञान के विस्फोट का युग है, इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने ज्ञान को और भी बढ़ाए। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आपसे। तो आप उसमें डायरेक्टली विधियां तो लिखना शुरू नहीं कर देंगे, थोड़ा सा ज्ञान के बारे में आप बताएंगे। इसमें ज्ञान की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अर्थ भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ ब्रीफ में, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका है विधियों के ऊपर। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया ज्ञान प्राप्त करने के 2 मुख्य साधन हैं। इसके अंतर्गत आता है इंद्रिय अनुभव के द्वारा कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है, और तर्क बुद्धि कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंद्रिय अनुभव ज्ञान के द्वारा जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें आती है पहली विधि अवलोकन विधि। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं फ्लो चार्ट में, एक बार और आपको दिखा देती हूँ। क्लियर हुआ? चलिए पहले डिस्कस करते हैं अवलोकन विधि को। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जब प्राकृतिक वातावरण में जाता है तो वहाँ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और ना सिर्फ देखता है बल्कि उसको निरीक्षित भी करता है ना, निष्कर्ष पे पहुँचता है तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो यही होती है आपकी अवलोकन विधि। क्लियर हुआ? चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। जहाँ अवलोकन होगा वहीं निरीक्षण होगा। बालक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता है इस विधि में। निरीक्षण के आधार पर ही अनुभव होता है उसको। फिर इन अनुभवों को हम अपने जीवन, समाज और देश के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपने अनुभवों के साथ साथ हम दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं और इन अनुभवों के द्वारा हम कोई मत बनाते हैं तथा अधिक अनुभवों की सहायता से अपने बनाए हुए मतों को परख भी लेते हैं हम। ठीक है, इसके पश्चात अनुभवों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की व्याख्या करते हैं और उस ज्ञान को तर्कपूर्ण ढंग और सुव्यवस्थित रूप में संगठित करते हैं। ये सभी किस में होता है, अवलोकन विधि में। क्लियर हुआ? हो गया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और दूसरी विधि देख लेते हैं जो कि इंद्रिय अनुभव के अंतर्गत ही आती है, करके सीखना। ठीक है, जब बालक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है, यानी कि करके सीखने में क्या होता है, बच्चा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा। कार्य को जब आप करते हैं तो उसमें आपके सेंसेस यूज़ होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सभी आपके सेंसेस यूज़ होते हैं अलग अलग कामों में। ठीक है,
और किसी काम में एक से ज़्यादा सेंसेस भी यूज़ होते हैं। तो यही होता है करके सीखना। इसमें जो आप सीखते हैं, इसमें जो ज्ञान प्राप्त बच्चा कर रहा है वो रुचिकर होता है, इंटरेस्टिंग होता है, सहज होता है और बालक का आत्मविश्वास भी इसमें बढ़ता है, क्योंकि इसमें बच्चा पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है खुद से। और थर्ड इसमें विधि है अनुभव से सीखना। ठीक है, तो अनुभव से सीखना क्या है भाई? एक्सपीरियंस से सीखना। जैसे हम दूसरों को किसी कार्य को करता हुआ देखकर पूरी तरह से उस कार्य को नहीं सीख सकते, जब आप खुद करेंगे तब आप सीख पाएंगे। तो इसी को कहा गया है अनुभव के द्वारा सीखना। ठीक है, इस प्रकार हम सत्य का ज्ञान दूसरों द्वारा किए गए अनुभव पर निर्भर करके प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को उसके स्वयं के अनुभव उसको खोजी बनाते हैं। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। ठीक है, फोर्थ देख लें। दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या होता है? देखिए, जब इसका प्रयोग होता है ना तो बच्चे की इंद्रियां इस्तेमाल होती हैं, वो देखता भी है, सुनता भी है। और जब आप सिर्फ सुनकर चीज़ों को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं जितना देखकर और सुनकर दोनों तरीके से समझ में आता है आपको। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको उसकी स्टोरी याद रह जाएगी, आपका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाएगा उसमें। लेकिन जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने बच्चों को कोई चीज़ बता रहा होगा तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा बच्चे का। तो इसके लिए आपको क्या करना है? श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की सभी इंद्रियों का इस्तेमाल होने लग जाता है बारी बारी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। और इसमें क्या होता है देखिए, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है इसमें, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है, जिससे मैंने आपको बताया। अधिक ज्ञान के साथ साथ इसे सहज ढंग से भी प्राप्त किया जाता है और बच्चे को प्रेरणा भी मिलती है। इसमें विषय सामग्री को अर्जित करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती भैया, क्योंकि बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। तो ये था आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो इंद्रियानुभव के द्वारा जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये 4 विधियाँ इसके अंतर्गत आपने पढ़ ली। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरी विधि की तरफ, तर्क बुद्धि। तो कई बार बालक को अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। वह तर्क वितर्क करके विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तो जहाँ तर्क किया जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? तर्क बुद्धि होगी। समझ में आया? तो इसमें 2 तरह की विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा बच्चा अपना ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, अपने आसपास का ज्ञान प्राप्त करता है। पहली विधि है आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड, और दूसरी विधि है निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड। तो इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए समझ लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, आगमन विधि में क्या होता है? बच्चे को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियमों तक पहुंचा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं इसमें, और ये विशेष से सामान्य होती है, स्थूल से सूक्ष्म होती है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस विधि के द्वारा बालकों का ध्यान अनेक विशेष उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है और वे इन विशेष उदाहरणों की सहायता से सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, नियम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कौवा देखा, वह काला था। दूसरा कौवा देखा, वो भी काला था। तीसरा कौवा देखा, उसका भी रंग काला था। तो बच्चे ने एक नियम बना लिया कि जितने भी कौवे होते हैं, एक सिद्धांत बना लिया, जितने भी कौवे होते हैं वो सभी क्या होते हैं? काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आगमन विधि तर्क बुद्धि में। ठीक है, इसके बाद है निगमन विधि। इसमें क्या होगा? इसमें नियम पहले आपको बता दिए जाते हैं और उदाहरण बाद में बताए जाते हैं। यह विधि जो है वो आगमन विधि की विपरीत है। ठीक है, इस विधि में सामान्य से विशेष, यानी कि जनरल से लेके पर्टिकुलर और नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अपोजिट हो गई ना आगमन विधि की। इसमें नियम का तो पहले ही पता लग जाता है और उदाहरण को बाद में परखा जाता है। तो इतना आपको समझ में आया, और आपको पता होगा कि इस विधि का सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कौन से विषयों में किया जाता है प्रयोग? विज्ञान में, गणित में और ज्यामिति में। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आगमन विधि और निगमन विधि में। चलिए अगली विधि देख लेते हैं यहाँ पर, अंतः प्रज्ञा विधि। इसमें क्या होता है? देखिए, बेसिकली ये छठी इंद्री से रिलेटेड होती है। वैसे तो हमारी 5 इंद्रियाँ, लेकिन कुछ लोग अपनी 6 सेंस का इस्तेमाल करके आने वाले भविष्य के बारे में बता देते हैं। तो जो लोग इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं वो आता है अंतःप्रज्ञा में। हुआ क्लियर? इतना बताते ही आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट से कर ही देती हूँ रीड। अंतःप्रज्ञा का सहज बोध भी कहा जाता है इसे। जैसे कि हम पहले विवेचना कर चुके हैं कि इस विधि में ज्ञान सहज बोध से प्रारंभ होता है। सहज बोध का स्वरूप समग्रता की अनुभूति में है। मानव ज्ञान इसी अनुभूति से प्राप्त होता है। बुद्धि का विश्लेषण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण आदि की प्रक्रियाएं बाद में आती हैं। इस प्रणाली के समर्थक हेनरी बर्गसो हैं। ठीक है,
बर्गसो ने सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से अंतःप्रज्ञा को एक दार्शनिक प्रणाली के रूप में अर्थात जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। सहज बोध और बुद्धि से आगे रहता है। बुद्धि से इन सब का अपूर्ण ज्ञान तो हो जाता है, परंतु पूर्ण ज्ञान सहज बोध द्वारा ही संभव है। उदाहरण यहाँ पर देख लेंगे। उदाहरण आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो व्यापार में सहज बोध की प्रतिभा दूरदृष्टि का एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है, कुछ लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वो चीज़ इसमें आती है अंतःप्रज्ञा में, तो ये कोई कोई ही कर पाता है। तो सहज बोध दर्शन में एक विधि के तौर पर आने से पहले काव्यों विश्वासों में अभिव्यक्ति हो जाती है तथा इसे ज्ञान की छठी इंद्रियों से संबंधित ज्ञान भी कह देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगली विधि क्या है ज्ञान प्राप्त करने की? आप्तवाचन। देखिए आप्तवाचन जो होती है विशेषज्ञों और अधिकारियों पर निर्भर होती है। ठीक है, वो जो सिद्धांत जो नियम आपको जिस प्रकार का ज्ञान आपको बता देते हैं आप उसमें बिलीव करने लग जाते हैं, उसे कहा जाता है आप्तवाचन। ठीक है, देखिए आप्तवचन वह ज्ञान है जिन काव्यों की प्राप्ति के लिए हमें विशेषज्ञों और अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सभी विशेषज्ञ विषय विशेष के ज्ञाता होते हैं। हमारे ज्ञान में से एक बहुत बड़ा भाग इन विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति किया हुआ ज्ञान है। ठीक है, इस ज्ञान का ना तो संबंध इंद्रियानुभव से है, ना ही तर्क बुद्धि से है। यह ज्ञान तो हमें विशेषज्ञों में विश्वास करके ही प्राप्त होता है। इस ज्ञान को अधिकारात्मक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जो जैसा ज्ञान है हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, उसे कहा जाएगा आप्तवाचन। ज्ञान के रूप में स्वीकृति होना, जैसे कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूमती है, सभी हमें विशेषज्ञों से ही तो पता लगा है। हमने खुद तो अनुभव नहीं किया है ना, ना ही हमने करके देखा है कुछ इसमें। तो इस प्रकार का ज्ञान आप्तवचन विधि से प्राप्त होता है। अगली विधि है यहाँ पर एकाग्रता और ध्यान। ठीक है, इसके द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्राय ऐसा कहा जाता है कि चित्त की एकाग्रता के बिना किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, सभी विधियाँ प्रत्यय परोक्ष रूप से चित्त की एकाग्रता से संबंधित है। तो ज्ञान प्राप्ति की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? एकाग्रता। सभी मानसिक शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करके हम कठिन से कठिन विषय का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत महत्व दिया है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि एकाग्रता की शक्ति ज्ञान से संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। ठीक है, आई रिपीट, एकाग्रता ही शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज द ओनली की टू द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ये लिख सकते हैं आप इसमें। चलिए अगली विधि देख लेते हैं, प्रयोगात्मक विधि। बेसिकली इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ये लेबोरेटरी में यूज़ होती है और विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल आदि जैसे विषयों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है और ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समस्या समाधान विधि भी आपको पता होगी। इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक समस्या दे दी जाती है, इसके कई सारे चरण भी होते हैं। तो इस विधि के द्वारा भी कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समस्या समाधान विधि की ज्ञान प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। जब कोई व्यक्ति, एक समूह किसी समस्या को लेकर उसके समाधान की प्रक्रिया के बारे में सोच विचार करता है, उस पर कार्य करने लग जाता है, तो इसको समस्या समाधान विधि कहते हैं और इस विधि के द्वारा भी आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब टाइम है रिवीजन का। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्ञान की विधियाँ लिखी दिख रही है। इंद्रिया अनुभव के द्वारा में हमने पढ़ी, अवलोकन विधि, करके सीखना विधि, अनुभव से सीखना, दृश्य सामग्री, ये सब आ जाएगा आपका इंद्रिया अनुभव के द्वारा ज्ञान में। ठीक है, तर्क बुद्धि में आ जाएगी आपकी आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ी अंतःप्रज्ञा यानी छठी इंद्री से जो रिलेटेड थी। आप्तवचन, ये जो विशेषज्ञ होते हैं, अधिकारी होते हैं, जिस प्रकार का ज्ञान हमें दे देते हैं उसको हम वैसा का वैसा धारण कर लेते हैं, वो होता है आप्तवचन। ठीक है, एकाग्रता आपको पता ही है, कंसंट्रेशन और ध्यान, इसके द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि, इसमें प्रयोग किया जाता है और ये लेबोरेटरी में और विशेषकर मनोविज्ञान सब्जेक्ट में, विज्ञान में, मैथमेटिक्स में, ऐसे विषयों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद थी हमने जो पढ़ी है समस्या समाधान विधि। तो ये सारी विधियाँ आपको याद रखनी है ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के रूप में। ठीक है, अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शॉर्ट वीडियोस के लिए जिसमें कि मैं चीज़ों को अच्छे से आपको समझा सकूं, पेपर आपके बहुत जल्द आने ही वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल एसएस स्टडी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
की तैयारी कराई जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ अगली बार, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।